हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे केमिस्ट्री का एक भाग है, यानी हमारे पास जो विज्ञान होती है उसमें से रसायन विज्ञान का चैप्टर है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारा काफ़ी ज़्यादा क्लास 9 से जुड़ा हुआ है। कि जैसे लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, यानी लास्ट क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में और भौतिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बना देता है, जबकि वह पुनः उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया के अंदर, कि अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से पुनः हम अभिकारक की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक भौतिक अभिक्रिया। तो इस चैप्टर में हम खाली रासायनिक अभिक्रिया और उनको समीकरण लिख पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थिति पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पर आपको सोचना है कि ऐसा क्या होता है, कि उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपके पास में फर्स्ट है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर आपको दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। दूध को क्या कर दिया, इसको खुला छोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा आपके पास में, तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। दूध फट जाएगा यानी फटे हुए दूध से हम पुनः दूध प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी बात कर रहा है कि लोहे पे जंग लगना, यानी लोहे की जो वस्तु है वायुमंडल में खुला छोड़ देते तो उन पे क्या हो जाता है, एक जंग लग जाती है। तो ये भी एक परिवर्तन कैसा हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करें, अंगूर का किण्वन, यानी अंगूर जब काफ़ी टाइम तक पड़े रह जाते हैं तो सड़ जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अंगूर का किण्वन। भोजन को पकाया जाता है, यानी जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन में हम मिर्च मसाले ये डालते हैं तो उनसे एक नई सब्जी बनती है, तो उसको क्या बोलेंगे, भोजन पकाना। यानी एक प्रकार का ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, यानी नया उत्पाद प्राप्त हो गया। ठीक है, हमारा शरीर में भोजन को पचा लेना, यानी हम जिस रूप में भोजन को लेते हैं, एक कठिन रूप में लेते हैं, उसको हमारे भोजन के अंदर विभिन्न क्रियाओं द्वारा पाचन द्वारा हमारे क्या होता है, पाचन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेने की अभिक्रिया भी क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का उपयोग करके हमारे पास में कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2। तो ये परिवर्तन कौन सा हो गया, एक हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। ठीक है, जो हम पहले से कुछ ले रखा है उसकी पहचान क्या हुआ, बिल्कुल बदल जाती है। जैसे लोहा लिया तो लोहा के ऊपर एक जंग लग गई, तो वो पहले जैसे नहीं रहा, उस पर क्या हो गया, एक उसकी पहचान बदल गई। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, यानी आपके पास में कोई रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, रासायनिक अभिक्रिया मतलब है कि कोई भी अभिक्रिया, जैसे आपके पास में कोई अभिक्रिया हो रही है, हमारे पास में A और B। ठीक है, A और B आपस में क्रिया करके मानो हमारे पास में C बना रहे हैं, तो अभिकारक, तो हमारे पास जो तीर के इस तरफ जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, जो C बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, उत्पाद। ठीक है, यानी हमारे पास में कोई भी अभिक्रिया होता है तो हमारे पास जो अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में, यानी लेफ्ट हैंड के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड में होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे पास कैसी होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए, आप शायद सोच रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अब हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे जिससे परिवर्तन होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कुछ नया उत्पाद बने। जैसे फर्स्ट क्रियाकलाप हमारे पास है, ठीक है, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कीजिए। ठीक है, जो आपके पास एक मैग्नीशियम का क्या लेना है, आपको उनको रिबन लेना है, उसको क्या करना, रेगमाल से अच्छी तरह से रगड़ कर साफ करना है ताकि उसके ऊपर कोई परत नहीं जमे।
नहीं जमी हुई हो, अगर कोई जमी हुई है ऑक्साइड की लेयर तो वो क्या करेगी, उससे रगड़ के हम उसको हटा देंगे। उसके बाद में इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप तथा बर्नर वंश का दहन कीजिए। दहन का मतलब, जहाँ भी दहन शब्द यूज आएगा उसका मतलब होता है कि उस चीज़ को जलाना। तो क्या करेंगे, हम दहन करेंगे। इससे बनी राख को वॉच गिलास में इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, ये रिबन लिया, रिबन को इस गर्म से किया, इसको क्या बोलते हैं, बर्नर। ठीक है, जिसको हम चिमनी बोल सकते हैं। बर्नर से हमने क्या किया, इसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद क्या होगा, इसकी एक राख बन गई। ये राख बन के तो हमें क्या हो गई, एक उत्पाद प्राप्त हो गया, यानी राख क्या हो गया, एक प्रकार का उत्पाद हो गया। ठीक है, तो हम इसको, इस क्रियाकलाप को एक ही प्रैक्टिकल की सहायता से देखते हैं। देखिए कैसे हुई है अभिक्रिया। ठीक है, हम देखते हैं ये अभिक्रिया किस प्रकार से हुई। जैसे आपके पास में इस वीडियो में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से अभिक्रिया हुई। जैसे हमने क्या लिया, एक बर्नर लिया, और इसको हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबर को चिमटी से पकड़ा, जिसको चिमटी या इंग्लिश में टोंग बोलते हैं। इसकी सहायता से हमने क्या किया, इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होने लगी, यानी दहन होने लगी। दहन हुआ तो क्या हुआ, ये इसकी कुछ गैस के रूप में बाहर निकलेगी, और कुछ इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसके हमने राख के रूप में रह गई। तो ये राख के रूप में जो रह गया, इसी को हमने क्या बोल दिया, इसका उत्पाद, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया, इसका उत्पाद बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका पहला क्रियाकलाप था। ठीक है, हमने इस चित्र में भी ऐसा दिख रहा है, यानी हुआ क्या कि जो आपके पास में हमने क्या लिया था, एक मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम धातु ली। ठीक है, मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी क्रिया क्या होगी, दहन, यानी क्या, जलना। जब भी जलने शब्द का यूज होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। और क्या बना था अपने पास में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए लिखा हुआ है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, हमारे पास में एक रासायनिक अभिक्रिया बन गई। ठीक है, इसमें उत्पाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये पहले क्रियाकलाप में इस प्रकार से ये बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एक नेक्स्ट क्रियाकलाप में। देखिए देखो क्या हुआ इस प्रैक्टिकल में। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लो के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। देखिए आपने देखा था कि एक श्वेत लो निकली थी, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन का दहन हो गया, और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो गया। बाद में क्या, उसकी राख बन गई, यानी इसको चूर्ण में परिवर्तित हो गया, व्हाइट कलर के में। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। कैसा कलर है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है ना, तो ये आपस में क्रिया करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए नेक्स्ट क्रियाकलाप पे बात करते हैं। क्रियाकलाप 1.2, एक परख नली में क्या ले रखा है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, क्या ले रखा है, लेड नाइट्रेट का घोल। ठीक है, जैसे आपने एक परख नली ली। ठीक है, परख नली जो कांच की नली का होती है उसको बोलेंगे परख नली। ठीक है, ये हमने क्या ली, एक परख नली ली। इस परख नली में हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट हमारे पास इस प्रकार से होता है, PbNO3। ठीक है, इसका सूत्र होता है। इसके अंदर फिर क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया कराएंगे तो हमको उनका सूत्र याद होना चाहिए। तो पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है हमारे पास में, Ki। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो एक नया उत्पाद बनेगा। ठीक है, हम इसको एक वीडियो की सहायता से देखते हैं कि नया उत्पाद किस प्रकार बनता है। ठीक है, जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि हमने क्या लिया, एक परख नली। परख नली में हमने क्या किया, क्या लिया हमने, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट लिया हमने। लेड नाइट्रेट के साथ हमने क्या मिला था, Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड जैसे मिलाया तो देखा कि इसमें एक नया रंग परिवर्तन हो गया, एक अवक्षेप बन गया। ठीक है, अवक्षेप का मतलब होगा कि एक गाढ़ी गाढ़ी पदार्थ बन गया, यानी टाइट टाइट सॉलिड रूप में आ गया, ठोस अवस्था में कोई पदार्थ बन गया, यानी इसको क्या बोला हमने, एक नया उत्पाद बन गया। यानी पहले अभिकारक तो क्या थे, ये थे, और ये अभिक्रिया करके क्या बन गए हमारे पास में, नए अभिक्रिया बन के नए उत्पाद बन गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, लेड नाइट्रेट की। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया थी, पोटेशियम आयोडाइड के। ठीक है, देखिए अभिक्रिया बता रखी है आपके पास में कि जो PbNO3 था Ki के साथ बनके PbI2 और KNO3 बना रहा है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरा
क्रियाकलाप हो गया। नेक्स्ट क्रियाकलाप की बात करते हैं कि एक फ्लास्क ले रखा है जो हमें चित्र में दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, एक फ्लास्क ले रखा है। इसमें हमने नीचे दिखागा आपको छोटी छोटी जो है जिंक की दानेदार जस्ता दे रखा है, यानी जस्ते का मतलब होता है जिंक। ठीक है, जिंक है हमारे पास में। ये क्या होता है, इसके ऊपर फिर हमने क्या करा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये डाला। जैसे हमने इसके बाद डाला तो काफ़ी देर बाद परिवर्तन होकर हमें दिखेगा कि इसमें से कुछ गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यानी इस फ्लास्क के अंदर ही। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लास्क है ये कांच का, जो कॉनिकल फ्लास्क है, शंकुआकार फ्लास्क बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ये कुछ गैस बाहर निकलती देगी। इस गैस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब जिंक धातु किसे सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकाली, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसको भी हम एक प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक। ठीक है, हम इसको एक प्रैक्टिकल के साथ कैसे देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास में क्या है, ये परख नली दिख रही है। इस परख नली में कुछ हम देखोगे, आप इस चित्र के अंदर दिख रहा है कि कुछ मेटल दिख रही है, कुछ धातु दिख रही है, इसको बोला जिंक के टुकड़े। और इस बोतल में हमारे पास में क्या है, तनु H2SO4। अब ये तनु H2SO4 जैसे ही हम, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को जैसे ही एक दो ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, किसमें डालेंगे, परख नली में डालेंगे, तो हमें कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, देखिए क्या परिवर्तन होगा। जैसे हमने इसके अंदर डाला तो कुछ बूंद डालते ही इसमें आपस में क्रिया करने लगी और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालने लगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालने लगी। उसको ऊपर हम क्या करेंगे, एक कॉर्क लगा देंगे, यानी इसको बंद कर देंगे, और एक नली के द्वारा एक साबुन के विलयन के अंदर इस गैस को प्रवाहित करेंगे, और इसमें झाग जैसा कुछ परिवर्तन होने लग जाएगा, यानी बुलबुले जैसे हाइड्रोजन गैस के आएंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, झाग बनने लग जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जेडन की जिंक की H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या बना, वो ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 और हाइड्रोजन, और गैस कौन सी निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो इस तरह से हमने इस प्रैक्टिकल को भी करके देखा। ठीक है, ऊपर तीन क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया हुई है, यानी अवस्था में परिवर्तन होती है। अवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी अगर हमने देखा कि जैसे मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, एक अलग अवस्था बन गई। रंग में परिवर्तन, जैसे हम लेड नाइट्रेट में देखा कि पीले रंग में परिवर्तन हो गया। गैस का उत्सर्जन, जैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तापमान में परिवर्तन, यानी परख नली का जो हम जिसमें प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, उसके तापमान या तो वो ठंडी हो जाएगी या वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक विक्रिया हो रही है। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की रासायनिक विक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे हमारे चारों तरफ कोई ना कोई अभिक्रिया होती रहती है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी इनको हम किस प्रकार से निरूपित करें, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे रासायनिक समीकरण बता रखा है कि क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। जैसे हम, ठीक है, जैसे हमने लिखा मैग्नीशियम फिर ऑक्सीजन, इसके साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी बोला कि वाक्य के रूप में काफ़ी लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ठीक है, ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार से होगा। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो इस तरफ होंगे उनको क्या बोलेंगे, अभिकारक, और इनको क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक है, और जो नए पदार्थ बनेंगे, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, जो अगर नए पदार्थ बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, उत्पाद कहते हैं। यानी उत्पाद क्या बना हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखिए आगे,
ये बात बता रखी कि शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उन्हें मध्य तीर के द्वारा निशान लगाकर दर्शाया जाता है और अभिकारक के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, जब आप ये देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि ए है, कोई बी है, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, आपस में क्रिया करके क्या बनाया हमारे पास में, सी और डी। ठीक है, तो ये हमारे पास में इधर वाले पदार्थ को हमने क्या बोला अभिकारक, और इधर जो बनता है उसको क्या बोल दिया हमने, उत्पाद। ठीक है, यानी राइट साइड में, दाईं साइड में कौन होगा, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से किस अभिक्रिया जाती है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट से कहाँ पे जाती है, राइट हैंड साइड, यानी बाईं से दाईं ओर। तो क्या बनेगा इससे, उत्पाद। और ठीक है, तो ये उत्पाद बनेगा अभिकारक से उत्पाद, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। देखिए आगे तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, किस दिशा में अभिक्रिया हो रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, तो रासायनिक समीकरण का लिखना, यानी हमने क्या किया, जैसे अभी तो हमने लिख दिया कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, तो हमने इसको छोटे रूप में लिखने के लिए क्या कर दिया, मैग्नीशियम पूरा लिख लिया, फिर ऑक्सीजन लिख लिया, फिर उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख लिया। लेकिन इसको हम और शॉर्ट में लिखने के लिए इस समीकरण को कैसे लिखा जाए, तो हम इसको रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका सीखेंगे कि समीकरण में संक्षिप्त विधि भी है, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके उन रासायनिक समीकरणों की अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, वो किसी, जैसे यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, देखिए हमने लिखा था मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जहाँ भी होगा वो O2 के रूप में होगी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखो तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों की परमाणु संख्या में गिनती कर उनकी तुलना करें। वो बोल रहा है कि बाईं ओर और दाईं ओर में तत्व तुलना करें, जैसे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है। ऐसे देखने पर दिख रहा है कि दोनों तरफ परमाणु संख्या समान नहीं है, तो क्या करेगा, इनको संतुलित करना पड़ेगा। यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों का बराबर नहीं है, दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं है। कैसे, जैसे मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है हमारे पास में 24 यानी 24। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और 2 बार दे रखा है तो कितना हो गया 32। ठीक है, कितना हो गया 16 32। ठीक है, तो इधर हमने जोड़ा तो कितना हो गया 24 और 32। ये तो क्या हो गया 24 और 32 का है अभिकारक की तरफ। ठीक है, उत्पाद की तरफ भी गिनते हैं। उत्पाद कितना है, मैग्नीशियम का हमने कितना बताया 24 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अगर हम इन दोनों को जोड़ ले तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 और 16। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करो कितना आ गया 20 30, ये कितना हो गया 40। यहाँ पे कितना हो गया देखिए 50 हो गया, 54 56। दोनों तरफ क्या है परमाणु बार अलग, यहाँ पे 56 है और यहाँ पे 40 है, दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस होने के लिए यानी अभिक्रिया भी संतुलित नहीं है। इसको आगे जाके हम क्या करेंगे, अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, समीकरण को क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए देखते हैं हम कुछ नियम पढ़ेंगे हम। देखो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसको आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। ठीक है, 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि दोनों तरफ कितना भी हो जाए, कैसी भी अभिक्रिया हो जाए, अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान की संख्या बराबर रहती है। जैसे अभिक्रिया में हमने पढ़ा था वो बराबर नहीं थी, लेकिन इसको संतुलित करके हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान रहती है, इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण एक पूर्ण संतुलित है, वो संतुलित नहीं है। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरह से संतुलित करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास एक अभिक्रिया दे रखी है, इसको देखेंगे संतुलित है या नहीं। जैसे हमने जिंक वाला प्रयोग किया था, जिसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी, तो देखिए जिंक
और सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं H2SO4, इससे उत्पाद ये बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब देखेंगे हम यहाँ पे जिंक कितना है 1, यहाँ पे भी जिंक 1 है, ठीक है, ये संतुलित है। दूसरा हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, ये भी संतुलित है। तीसरी बात करते हैं सल्फर की, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, तो ये भी संतुलित है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो सारी चीज़ें क्या है हमारे पास यहाँ पे संतुलित है। तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बिल्कुल संतुलित है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं कि जो अभिक्रिया संतुलित नहीं है उसको किस प्रकार से संतुलित करेंगे। देखिए ठीक है, ये देखिए अभी हमने करा कि कितनी संख्या कितनी, लेफ्ट में जिंक 1 था, राइट में 1 था, यानी सब कुछ बराबर था। लेकिन ये अगर ऐसी अभिक्रिया दे रखी हो हमारे पास में कुछ प्रकार से Fe Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, इस अभिक्रिया में आपको बताना है कि आपके पास में ये संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। नहीं है ना, देखिए मिला के देखते हैं। Fe कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। देखिए शुरुआत में दिख रहा है कि बराबर नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कितना है 4, तो ये संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम कुछ चरणों का उपयोग करेंगे, कुछ रूल का प्रयोग करेंगे जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। देखिए इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी अभिक्रिया दे देंगे आपको, उसको संतुलित करने को कहेंगे। ठीक है, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। चरण 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसने क्या बोला कि जो भी संतुलित है हमने पूरी अभिक्रिया में क्या करा दिया, इसके चारों तरफ एक क्या कर लिया, एक बॉक्स बना लेते हैं, यानी एक डब्बा बना लेते हैं। यानी पूरे में बना लेंगे अपन, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, पूरे में पहला काम क्या करना है, इसमें बॉक्स बनाना, कुछ नहीं करना, पहला काम क्या है, एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद देखिए उसमें हम एक टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, उसमें तत्वों की संख्या लिखेंगे। जैसे इस अभिक्रिया में हम देखते हैं Fe कितने हैं, लेफ्ट साइड की बात करते हैं 1 है, ठीक है, राइट साइड Fe कितने 3 लिख लिए, 3 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो हमने इसको इस रूप में लिख लिया। ठीक है, तीसरे चरण में क्या करना है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सुविधा के लिए सबसे पहले हमें किसको संतुलित करेंगे, जो सबसे ज़्यादा दे रखा हो। सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास में, बताइए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा, तो हम किसको करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। देखिए इस साइड हमारा ऑक्सीजन कितना 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में 4 है। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में कितना था, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो बताओ ऐसा क्या करें कि हम इसको संतुलित करें, यानी दोनों तरफ संख्या कितनी हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है ना, ये अभिक्रिया हमारे पास में, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे एक ही है। तो बताओ ऐसा क्या करें कि हमारे पास की संख्या कितनी हो जाए, 4 हो जाए। तो 4, इसको हम 4 से अगर गुना करें तो 4 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन। ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, इनके मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, देखिए क्या बात है, इसके मूल सूत्र का मतलब है, देखिए याद रखना है कि परमाणु की संख्या के बराबर करने के लिए अभिक्रिया में शामिल तत्व यौगिकों को सूत्र को नहीं बदल सकते। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर, जैसे ऑक्सीजन है हमने सुबह के 4 लगा दिया, लेकिन हम इसके अंदर यहाँ पे नहीं लगा सकते कि यहाँ हमने यहाँ 4 लगा दूँ, तो ये अलग चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको पहले ही गुणा करना है, पहले संख्या रखनी है जितने भी हमें अणु चाहिए। ठीक है, यानी H2O4 या ये नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखिए आगे चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, हमने क्या किया, इसको संतुलित कर लिया सबसे ज़्यादा। उसके बाद Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया, अब Fe बैलेंस कर लिया, अब हमने ले लिया ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया। अब Fe कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3 है, यहाँ Fe 3 है, हाइड्रोजन Fe 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 को 2 से गुना करेंगे 8, यहाँ पे कितने हैं 2 ही है। तो मैं यहाँ पे बराबर करने के लिए ऐसे क्या करूँ कि इसको भी 8 कर दूँ, तो मैं इसको 4 से गुणा कर दूँगा, 4 दूनी 8। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये बैलेंस हो गया। अब उसके बाद Fe देखिए, Fe कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3। ऐसा क्या करें
ये भी 3 हो जाए, 3 से गुणा कर दो, तो इस प्रकार से अभिक्रिया पूरी संतुलित हो जाती है। देखिए इसके अंदर क्या बता रखा है ये, ठीक है। इसको 8 से गुणा कर दिया, 8 H2O में 2 H2 है, यहाँ पे 8 है, तो हमने क्या किया 4 से गुणा कर दिया, तो इधर भी कितना हो गए, हाइड्रोजन संख्या बराबर हो गई। अब Fe की संख्या कितनी थी, यहाँ पे 3 थी, तो हमने क्या करा, इसको 3 से गुणा कर दिया। तो कुछ स्टेप है आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पूरी अभिक्रिया ये संतुलित हो जाती है, ठीक है। अंत में संतुलित समीकरण जांच के लिए समीकरण के दोनों तत्वों का परमाणु संख्या का परिकलन कर लेते हैं, परीक्षण कर लो। देखो 3 है Fe, ये भी 3 Fe है, हाइड्रोजन कितने 4 दूनी 8, यहाँ पे भी 8 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि ये दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। हम अगले पेज पे आते हैं। देखिए हमने जो अभिक्रिया करी उसमें अब क्या करते हैं, उनके प्रतीक भी लिखे जाते हैं कि वो किस अवस्था में। जैसे Fe है, ये S लिख दिया, S का मतलब होता है ठोस, ठीक है। H2 किस रूप में लिया, गैस के रूप में लिया, यानी भाप के रूप में लिया। अगर ये क्या बना, S का मतलब ठोस, इसका मतलब गैस, तो ये बता रखा है, ठीक है। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होगा। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादकों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, ठीक है। भौतिक अवस्था जानते हैं कि भौतिक अवस्था 3 प्रकार से होती है किसी पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं के क्रमशः Gl एक्वस तथा सॉल्ट एस के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जल में उपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे, AQ यानी एक्वस के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, ठीक है। कई अभिक्रियाओं में क्या होता है कि तीर के ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो दाब भी लिखा होता है, कई बार ताप भी लिखा होता है। ये हमारा ATM का मतलब है कि दाब है, ये प्रकाश की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो सकती है। तो अलग अलग अभिक्रियाएं हमको क्या करना है, इनको बैलेंस करना है ताकि अच्छी तरह से इनके एग्जाम्पल हमें समझ में आ जाए। अब हमारे पास इनसे रिलेटेड जो भी हमने करा उनसे रिलेटेड हमारे पास प्रश्न दे रखे है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे निम्न अभी एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी आपको खुद को करके देखना है, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जाके। देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हमने हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं H2, क्लोरीन गैस को कैसे लिखते हैं हम Cl2, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को किस रूप में लिखते हैं अपन, HCl। अब देखिए बैलेंस है क्या ये, यानी संतुलित है क्या, यहाँ पे कितने 2 है, यहाँ पे 1 है, नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन कितने 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले जो ज़्यादा हो उसको हम संतुलित करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन कितने 2, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने 1, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोरीन को हम संतुलित कर सकते हैं। यानी क्या करें, क्लोरीन संतुलित करने के लिए इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ, कर दिया ना, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। अब हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो बस काफ़ी इजी थी, इसको अपन को ज़्यादा करना नहीं पड़ा, एक बार में ही संतुलित हो गई, ठीक है। इस तरह से हम इसको बैलेंस यानी संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सिंपल अभिक्रिया थी जिसको हम संतुलित कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, मेथेन के दहन की अभिक्रिया, कई बार बोर्ड में आ भी चुका है प्रश्न कि मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, क्या होता है CH4। इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं, दहन का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास में CO2 और साथ में क्या बनेगा H2। काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं, CO2 प्लस H2। अब देखिए इसके अंदर कार्बन कितना 1, ये कार्बन ठीक है, हाइड्रोजन कितने 4, यहाँ पे कितने 2 है, ऑक्सीजन कितने 2 और 2 यहाँ पर 1 3 है, तो अलग अलग संख्या हो रही है, तो हमारे पास ये संतुलित नहीं है, ठीक है। तो इसको आप संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित करो, फिर ऑक्सीजन को, कार्बन को। जैसे कार्बन को अपन ने किया, तो कार्बन कितना है 1 है, 1 ही है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 2 3, ठीक है, 2 और 1 3, और यहाँ पे कितना है
ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, ये क्या है H2 है, 2 है। ठीक है, H2 हमारे पास में कितना है, 2 है। आपको इसको संतुलित करना है, देखिए करके देखिए इसको जल्दी से। ठीक है, अपने अपनी कॉपी में करके देखिए इसको जल्दी से, ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या बैलेंस है। जैसे जैसे स्टेप अपने देखे उसको देखते हुए रिएक्शन को करनी है, यानी अभिक्रिया को करनी है। ठीक है ना, देखिए करते देखिए, आपने कर लिया होगा। इस हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो अब बताओ ज़्यादा कहाँ पर, इधर है, तो कम कहाँ है, इधर। तो ये कम वाले के आगे अपन 2 से गुणा कर दे तो 4 हो जाएंगे। क्लियर है, तो गुणा करते कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने 2 ये रे और 2 ये रे, कितने हो गए 4, 4 हो गए। यहाँ पे कितने 2, तो हम इसको 2 से गुणा कर दे तो 4 बन जाएंगे। अब देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया, यानी CH4 प्लस 2O2, इससे क्या बना CO2 प्लस 2H2। ये इस तरह से अभिक्रिया को हम संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको पास ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है, इस अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आपको सबके सूत्र पता होने चाहिए, उस सूत्र पता होंगे तभी आप इनको कर पाओगे। इसके लिए आपको 9th की जो क्लास है उसको आपको हेल्प करनी है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि हमें ये वीडियो में हमें इसके सूत्र नहीं आते, तो हम उस सूत्र के बारे में करेंगे। ठीक है, आप पूरी तरह कोशिश कीजिए, हम अगले वीडियो में इसके आंसर अपन निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके।